हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनोनिमस हिस्ट्री लेंस। आज तारीख है 7 अगस्त और आज हम पढ़ेंगे कैसे 7 अगस्त रिलेटेड है रविंद्रनाथ टैगोर जी से, और इन्हीं के बारे में आज हम जानेंगे इस पूरे वीडियो लेक्चर में। छोटा सा डिस्कशन है हमारा रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में। इनके बारे में बेसिक डिटेल्स यही है कि इनका जन्म हुआ था 7 मई 1861 में कैलकाटा, और इनकी मृत्यु होती है 7 अगस्त। और इसीलिए हम इसको आज पढ़ रहे हैं अपने इस डेली डोज सीरीज़ के अंदर कि ये कैसे एसोसिएटेड है हिस्ट्री में। तो 7 अगस्त 1941 को इनकी मृत्यु होती है कलकत्ता में। इनके पेरेंट्स, पिताजी का नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर, आपने मॉडर्न हिस्ट्री में काफ़ी सुना होगा, और शारदा देवी। तो देवेंद्रनाथ टैगोर इनके पिताजी, और उनके पिताजी द्वारकानाथ टैगोर, ये सभी हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में एक्टिव रहे हैं। और इससे पता चलता है कि ये बंगाल में एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली से आए थे। बंगाली पुनर्जागरण का समय या सोशल रिफॉर्म्स का टाइम जो चल रहा था और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का टाइम चल रहा था, तब इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू या पब्लिकेशंस के थ्रू, अलग अलग न्यूज़पेपर पब्लिश किए, या अपने साहित्यिक कार्य के थ्रू, है ना, लिटरेरी वर्क्स के थ्रू, जो कि हम इसमें देख रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में। इनको मिला था नोबेल प्राइज़, और ये फर्स्ट नॉन यूरोपियन थे। अभी तक जितने लोगों को मिला था 1913 में इनको मिला था, तब तक सभी यूरोपियंस को ही मिलता था, है ना। ये फर्स्ट नॉन यूरोपियन थे और ये फर्स्ट एशियन थे जिनको ये मिला था। तो ऑफ कोर्स इंडियन भी फर्स्ट ही थे। किस काम के लिए इनको मिला था? इनकी कृति गीतांजलि के लिए, है ना। और इन्होंने लिखे हैं, यानी कि इन्होंने इनकी कृतियों में से 2 ऐसे रचनाएं हैं जो 2 देशों के राष्ट्रगान के रूप में अपनाए गए। जनगण मन भारत का हम सबको पता है, और आमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का, ये भी काफ़ी लोगों को पता होगा। ऐसा भी कहा जाता है कि इनकी लेखन से ही प्रेरित था या प्रेरित है श्रीलंका का राष्ट्रगान। नेशनल एंथम जो श्रीलंका का है वो भी इनके लेखन से प्रेरित है। बट ये 2 जो नेशनल एंथम है 2 देशों के, इंडिया और बांग्लादेश का, तो डायरेक्टली इन्होंने ही लिखा है। एजुकेशनल रिफॉर्म्स, इन्होंने शांति निकेतन में विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। कब की थी? 1921 में। और इस शांति निकेतन को, विश्व भारती यूनिवर्सिटी को 2023 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है। किस लिए मिला हुआ है? ऐसी क्या खास बात है इसकी जिसके लिए यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया हुआ है? तो वो दिया है, इनका मानना था कि ईस्टर्न जो हमारा भारत का या पूर्वी देशों का स्पिरिचुअलिज्म है, आध्यात्म है, और वेस्टर्न ह्यूमनिज्म मतलब मानववाद है, उसका मिलन जो है हमारी एजुकेशन सिस्टम में होना चाहिए। ये इन्होंने अपने यहाँ पर जो इनका विश्व भारती था, यूनिवर्सिटी जो इन्होंने खोली थी शांति निकेतन में, तो वहाँ पर इन्होंने इसको लाने का प्रयत्न किया, और वो अभी भी चल रहा है। और इसीलिए यूनेस्को ने इसको रिकॉग्नाइज़ किया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में। इसको दर्जा मिला है लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी के रूप में, और ये पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसको लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है, जबकि वो फंक्शनिंग है। हेरिटेज मतलब जो हमारा था, बट ये एक्चुअली अभी फंक्शनिंग है, और इसके जीते जी, इसके फंक्शनिंग होते होते भी इसको दर्जा मिला है। ये ऐसी पहली यूनिवर्सिटी है जिसको लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है। जो यूनेस्को का दर्जा मिला है वो किस लिए मिला है, एक बार और बोलेंगे तो इंडियन ट्रेडिशनल कल्चर को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन से ब्लेंड करना, मिला के चलना, वो होता है विश्व भारती यूनिवर्सिटी में, और इसीलिए इसको मिला हुआ है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा। क्या है इंडियन कल्चरल ट्रेडिशनल सेटअप? वो है जैसा गुरुकुल परंपरा होती थी, ओपन एयर में, खुले में पढ़ना, जैसे कि किसी पेड़ के नीचे,
है ना। और वो आपने एक इमेज देखी भी होगी जिसमें पेड़ के नीचे पढ़ा रहे हैं और काफ़ी सारे बच्चे बैठे हैं, शांति निकेतन के नाम से रिलेट करते हैं हम उसको, राइट। सो इसी वजह से इनको जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है, लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला हुआ है। सो ये हमने इनका लेगेसी है जो अभी भी चलती आ रही है। पॉलिटिकल स्टांस यानी कि इनको नाइटहुड का टाइटल मिला था 1915 में, और इन्होंने उसका त्याग कर दिया था 1919 में। क्यों कर दिया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इन्होंने ये टाइटल जो इनको मिला था, नाइटहुड की उपाधि मिली थी, उसका त्याग कर दिया था, राइट। इनके फेमस वर्क्स कौन कौन से हैं, जो इनकी कृतियां हैं, रचनाएं हैं? गीतांजलि ऑफ कोर्स, जिसमें 1913 में नोबेल प्राइज़ मिला है। सोनार तोरी, नॉवेल्स में गोरा, और घरे बैरे, इसको इंग्लिश में लिखा जाता है द होम एंड द वर्ल्ड, है ना, घर बाहर, इस टाइप से, द होम एंड द वर्ल्ड। सो ये बंगाली में है और इसीलिए इसको घरे बैरे लिखा है कि घर और बाहर। सो द होम एंड द वर्ल्ड समझ में आ गया होगा। डाकघर, रक्त कराबी, और एक और आपने सुना होगा काबुली बाला, काबुली बाला, वो भी इन्हीं की रचना है, राइट। 2000 से ज़्यादा इन्होंने सॉन्ग्स लिखे हुए हैं जो कि कंपाइल्ड हुए हैं, जिसको कहा गया है रविंद्र संगीत। रविंद्र संगीत के अंदर कंपाइल किए गए हैं 2000 से ज़्यादा सॉन्ग्स। इन्होंने अपने लास्ट ईयर्स में आर्ट्स एंड पेंटिंग्स में भी अपनी रुचि दिखाई थी, और अंतिम समय होते होते तक, जो कि इन्होंने आर्ट और पेंटिंग का काम बहुत लेट शुरू किया था, क्योंकि तब तक ये इनकी ज़्यादातर रुचि हमको साहित्यिक रचनाओं में मिलती है। तो जब इन्होंने पेंटिंग्स शुरू की तो अंतिम समय आते आते तक इनके 2000 से 2500 पेंटिंग्स इनके नाम पर हैं, है ना। 2000 से 2500 पेंटिंग्स करीब करीब इन्होंने बनाई थी। सो ये एक हो गया। सो इनको याद कैसे कर सकते हैं? 1911 में हुआ था क्या? दिल्ली दरबार, नोटेबल इवेंट है। 1913 में इनको मिलता है नोबेल प्राइज़। 2 साल बाद 1915 में इनको नाइटहुड की उपाधि मिलती है। 4 साल बाद 1919 में ये त्याग देते हैं नाइटहुड की उपाधि। 1921 में ये स्थापना करते हैं विश्व भारती यूनिवर्सिटी की, कहाँ पर? शांति निकेतन में। और 2023 में इनकी शांति निकेतन विश्व भारती यूनिवर्सिटी को दर्जा मिलता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, राइट। सो ये जो है काफ़ी नोटेबल फैक्ट्स थे। इसके अलावा इनको और क्या क्या कहा जाता है? टाइटल्स, जैसे कि गुरुदेव। गुरुदेव का टाइटल इनको किसने दिया था? इनको दिया था महात्मा गांधी जी ने। इन्होंने महात्मा गांधी जी को क्या कह के बुलाया था? क्या टाइटल इन्होंने दिया था महात्मा गांधी जी को? तो जो महात्मा का टाइटल है गांधी जी को, वो दिया था किसने? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और गांधी जी ने इनको टैगोर जी को कौन सा टाइटल दिया था? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, जो हम सुनते भी हैं कई जगह पर। इसके अलावा और भी टाइटल्स हैं, जैसे इंग्लिश में है बार्ड ऑफ बंगाल। ये आप नोट कर लीजिए, बार्ड ऑफ बंगाल करके किसको बुलाया जाता था? और 4 ऑप्शंस दे देंगे, सत्येंद्रनाथ बनर्जी और विवेकानंद, या फिर अपने रविंद्रनाथ टैगोर जी और देवेंद्रनाथ टैगोर जी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमको पता होना चाहिए बार्ड ऑफ बंगाल बुलाते थे रविंद्रनाथ टैगोर जी को। कवि गुरु, कवि गुरु वैसे होता है कवि और गुरु लिखा है साथ में। सो वो टाइटल भी इनको दिया गया है। एक है विश्व कवि या फिर विश्व कवि। ये भी टाइटल जो है ये बंगाली में होता है तो विश्व कवि हो जाता है। बाकी विश्व कवि जो टाइटल है वो भी रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया गया है, राइट। सो इस तरीके से ये वैसे टॉपिक कंप्लीट होता है, बट मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। सो ये वाला एक फैक्ट है, यहाँ से काफ़ी बार अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। यूपी पीसीएस में पूछा गया है 2016 में, 2019 में पूछा गया है, बिहार बीपीएससी में। वनडे एग्जाम्स की तो बात ही नहीं है, कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इन्होंने किस कारण से नाइटहुड की उपाधि का त्याग किया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के चलते। सो क्योंकि काफ़ी सारे ऑप्शंस दे देते हैं, जैसे कि भगत सिंह को फांसी दे दी थी, इस वजह से इन्होंने इसका त्याग किया था, या फिर
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को जिस तरीके से दबाया गया था, दमन किया गया था उसका, इस वजह से इन्होंने जो है ये त्याग किया था, या फिर चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया था उस वजह से त्याग किया था। सो हमको पता होना चाहिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से। एक और क्वेश्चन आता है इनसे रिलेटेड, जो कि हमने इधर नहीं कवर किया है। वो क्वेश्चन ऐसा आता है कि अ, वो कौन व्यक्तित्व थे, ऑप्शंस में 4 नाम दे देते हैं, वो कौन व्यक्तित्व थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान जो फॉरेन क्लॉथ्स थे, जो विदेशी कपड़े थे, उनको जलाने की जो बात की गई थी, उनका बॉयकॉट की, बहिष्कार की बात की गई थी। सो उनके इससे वो सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि विदेशी कपड़ों का बहिष्कार या जलाना नहीं चाहिए। तो ये कौन थे? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। वो क्यों सहमत नहीं थे? उसके पीछे का कारण ये था कि इनको लगता था, इनका मानना ऐसा था कि विदेशी कपड़े जो हैं वो सस्ते आते हैं कंपेयर्ड टू हैंडमेड क्लोथ्स। सो और इसी वजह से वो अफोर्डेबल हो जाते हैं भारत के ज़्यादातर लोगों के लिए, मासेस के लिए वो अफोर्डेबल होते हैं। मासेस में कौन है? हमारे यहाँ कौन थे? लेबरर क्लास थी। हमारे यहाँ कौन थे? पीसेंट क्लास थी, है ना। लेबर क्लास थी, वर्कर क्लास थी, किसान थे, पीजेंट क्लास थी, है ना। सो इस वजह से उनको लगता था कि वो लोग वही अफोर्ड कर सकते हैं, और अगर हम उनको जलाने को बोलेंगे तो उनको फिर दिक्कत होगी जो हैंडमेड क्लोथ्स हैं उनको अफोर्ड करने में। और इसीलिए ये इस बात से सहमत नहीं थे कि हमको बहिष्कार करने के लिए असहयोग आंदोलन में या स्वदेशी मूवमेंट में भी बहिष्कार किया गया था विदेशी कपड़ों का, बट इन्होंने असहयोग आंदोलन में उससे नाराज़गी जताई थी या उससे सहमत नहीं हुए थे, राइट। सो ये क्वेश्चन भी है एक जो पूछा गया था 2019 के आंध्र प्रदेश पीएससी में, बट वो कभी भी और कहीं भी पूछा जा सकता है, राइट। सो वी कैन नाउ सॉल्व दैट क्वेश्चन, राइट। सो आज के लिए बस यही है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड आई होप आप लोगों ने इसको नोट किया होगा। यू कांट क्रॉस द सी merely by स्टैंडिंग एंड स्टेयरिंग एट द वाटर, विच मीन्स आपको केवल देखने या प्लान बनाने से या स्ट्रेटजी बनाने से कुछ नहीं होगा, आपको एक्शन करना पड़ेगा। अगर कोई प्लान बनाया है तो उस पर चलना भी तो पड़ेगा, उसको करनी में भी तो लाना पड़ेगा। सो केवल उसका प्लान बनाने से, केवल विचारों में अच्छा अच्छा सोच लेने से नहीं होगा, करने से होगा। दैट्स व्हाट ही मीन्स। इस तरीके के कोट्स आते हैं यूपीएससी के एथिक्स पेपर में एंड ऐसे पेपर में। सो मैं ट्राई करूँगा 4-5 इम्पॉर्टेंट कोट्स जो इन्होंने बोले हैं वो हम एक वीडियो के माध्यम से आपको बता दें, और आप उस पर सोचिए कि इसका मतलब क्या है, इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं एथिक्स के आंसर राइटिंग में, या फिर यदि ये पूछा जाएगा तो हम क्या लिखेंगे ऐसे में या एथिक्स में, राइट। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, एंड if you are liking the initiative, if you are here following us, thank you very much. And you can like the video, comment or share with the other aspirants. You already know your colleagues, so उनसे शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए और फीडबैक दीजिए कि और क्या अच्छा कर सकते हैं, कमेंट्स के माध्यम से बताइए। थैंक यू वेरी मच।